हेलो एवरीवन। तो यार इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है एक नया चैप्टर जिसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इंपॉर्टेंट हर चैप्टर होता है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जो कि है जेईई मेंस। अब बात करूं अगर इस वीडियो में मुझे डिस्कस क्या करना है तो वो है इंट्रोडक्शन टू सर्कुलर मोशन, यानी कि अगर आपको सर्कुलर मोशन को समझना है तो उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो सर्कुलर मोशन में आपको समझ में आनी चाहिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मास सीधा घूम रहा था, ऊपर एक ही डायरेक्शन में जा रहा था या फिर प्रोजेक्टाइल में जा रहा था। अब चीजें होंगी घूमती हुई दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, तो उसी के लिए स्टार्ट करते हैं कि जब चीजें घूमने लग जाएं तो उनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए या फिर किस तरह से उनको डील करना चाहिए। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, देखो आपने कभी एक धागे पे पीछे पत्थर बांध के उसको ऐसे घुमाया होगा, तो वो जो पत्थर है वो उसकी मोशन को देखो, वो पत्थर ऐसे ऐसे घूम रहा होता है। तो वो पत्थर क्या डिस्क्राइब कर रहा होता है, एक सर्कल को डिस्क्राइब कर रहा होता है। या हम ऐसे भी करते हैं जिसको मैं आगे भी डिस्क्राइब करूंगा कि ग्लास लेते हैं, ग्लास में थोड़ा सा पानी डालते हैं और ऐसे ऐसे जब कर रहे होते हैं तो पानी नीचे नहीं गिरता, ग्लास ऊपर उल्टा हो जाता है लेकिन पानी तब भी नीचे नहीं गिरता है। ये चीज मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि ग्लास की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। ये अगर मैंने मार्कर को पकड़ा हुआ है और मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं तो मार्कर का जो पाथ है देखो इस तरह से, ये है सर्कल। यानी कि बेसिकली हुआ ये कि कोई भी पार्टिकल से मतलब मेरा ये है, हाँ सही में कोई भी पार्टिकल, अरे गोला बहुत अच्छा बनाया मैंने, ठीक है, कोई भी पार्टिकल अगर किसी सर्कल का छोटा सा पाथ भी ट्रेवल कर ले तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब इसमें यह जरूरी नहीं है कि भाई पार्टिकल को पूरा ही सर्कल कंप्लीट करना जरूरी है तब सर्कुलर मोशन होगी, नहीं, छोटा सा पाथ भी इस सर्कल का अगर पार्टिकल ट्रेवल कर लेगा तो मैं बोलूंगा कि पार्टिकल ने कर लिया भाई सर्कुलर मोशन। मान लो पार्टिकल इनिशियली यहां पे कहीं था, ठीक है, और किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल यहां आ गया, यहां पे आ गया। रेडियस मैं मान लेता हूं आर है, किसकी रेडियस है, ये सर्कल की, जिस भी सर्कल में हम बात कर रहे हैं। और ये पार्टिकल यहां से डेल्टा थीटा घूम गया, है ना। डेल्टा थीटा घूम गया का मतलब क्या है कि यहां से अगर मैंने इसको घुमाया तो इसका जो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हुआ डेल्टा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि भाई देखो यहां से और यहां तक जाने में चीजें कैसे हो गई हैं, एंगुलरली चेंज हो गई है, एंगल चेंज हो गया है ना। क्लियर समझ में। देखो ये चीज कैसे डिस्क्राइब होती है, आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेन में होते हो तो जो पास वाले पेड़ होते हैं वो तो खाच खाच ऐसे जा रहे होते हैं पीछे, लेकिन दूर वाले जो पेड़ होते हैं वो धीरे 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 चल रहे होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, हम जिस ट्रेन में बैठे हैं वो ट्रेन तो क्या कर रही है, सेम ही स्पीड से चल रही है, और बाहर वाले पेड़ जो हैं वो स्टेशनरी हैं, चाहे वो आगे वाला हो चाहे पीछे वाला। लेकिन आगे वाले पेड़ को देखने के लिए मुझे मुंडी ऐसे घुमानी पड़ती है जल्दी जल्दी, लेकिन पीछे वाले पेड़ को देखने के लिए आराम से आप बिल्कुल देख सकते हो, उस पर फर्क नहीं पड़ता। क्यों, ये रीजन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। जो पार्टिकल पास होता है, देखो जो पास वाला पेड़ है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जल्दी जल्दी होता है, रेडियस कम होती है, और जो दूर वाला होता है रेडियस ज्यादा होती है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका धीरे धीरे होता है। समझ में आया, ठीक है, ये चीज है। तो इसको आप और सोचे लॉजिकली और कोशिश करिए कि क्या रीजन हो सकता है इसका। बाकी हमें जो डिस्कस करना है वो ये है कि अभी तक हम लीनियरली चीजों के बारे में बात कर रहे थे, अभी चीजें हो गई हैं थोड़ी एंगुलर, है ना। तो यहां पे जो सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम दिखाते हैं डेल्टा थीटा के नाम से, ठीक है। और डेल्टा थीटा होगा कितना, डेल्टा थीटा कितना होगा, देखो ये एंगल है, ठीक है, ये हो जाएगा आर्क की लेंथ, ठीक है। आर्क क्या होता है, आर्क होता है एंगल अपॉन रेडियस, ठीक है। तो एंगल कितना हो जाएगा, रेडियस इंटू आर्क। तो ये वाली आर्क की जो लेंथ होगी इसको मैं रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। यानी कि ये कितना आ जाएगा, आर्क अगर मैं निकालना चाहूं आर डेल्टा थीटा, ठीक है, तो आर्क जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आर डेल्टा थीटा, यही हो जाएगा, ओके। यानी कि यहां से और यहां तक पार्टिकल कितना चला है कि उसका डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया आर डेल्टा थीटा, सिंपल है बिल्कुल, है। अब बात करते हैं कि अगर ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, ठीक है, वेलोसिटी रही होगी यानी कि स्पीड रही होगी। अगर इसकी कुछ वेलोसिटी है, मान लेता हूं यहां पे अगर पार्टिकल है, जैसे ही आप उसको घुमाते हो, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक पतली सी रस्सी लेना, उसके एंड पे बांध के देखना एक पत्थर, उसको घुमाना, तो जब पत्थर घूम रहा होगा, है ना, और या फिर जब पत्थर टूटेगा
तो जिस पॉइंट पे पत्थर टूटेगा वो जाता है उसी डायरेक्शन में। मतलब समझो कि मैं ऐसे घुमा रहा हूं पत्थर को, पत्थर यहां टूटता है तो वो ऐसे भागेगा, लेकिन पत्थर अगर यहां टूटा तो ऐसे भागेगा, अगर यहां टूटा तो ऐसे भागेगा, यहां टूटा तो ऐसे भागेगा। मतलब कि वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। अगर मैं यहां पे बात करूं इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होगी, यहां पे बात करूं तो वो इस डायरेक्शन में होगी। यानी कि जो भी वेलोसिटी होगी सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर पाथ में जब भी कोई पार्टिकल ट्रेवल करेगा तो उसकी वेलोसिटी जो होती है हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। ये बात याद रखने की पहली बात तो वेलोसिटी कहां होती है, टेंजेंशियल में। नोट बनाते हुए चलना है, वेलोसिटी की लिखना है टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। ओके, मतलब कि क्या ये वेलोसिटी जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर है रेडियस के। नोट बना लेनी है चीजें जो मैं लिखता जा रहा हूं। वेलोसिटी जो है हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर आ रही है। भाई रेडियस जो है वो नॉर्मल होती है किसके, टेंजेंट के, और टेंजेंट जो है वो नॉर्मल होती है इसके रेडियस के। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। अगर पार्टिकल यहां पहुंच गया तो इसकी रेडियस होगी ये, ठीक है, और वेलोसिटी होगी ये। तो इसका मतलब वेलोसिटी और v है, ये v है, ये v है, वेलोसिटी और जो रेडियस है उसके बीच का हमेशा एंगल तो 90 डिग्री रह रहा है। क्लियर ये बात। अब इसमें कुछ टर्म्स आती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेलोसिटी जो ये होगी ये कितनी होगी। तो v इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगा कितना, dx बाई dt, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान रहा हूं मैं, ठीक है, छोटा सा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। क्यों होगी इंस्टेंटेनियस, क्योंकि भाई हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी एक ऐसी चीज है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और जिसका डायरेक्शन भी है, वेक्टर है वेलोसिटी। तो यहां पे वेलोसिटी यहां है, यहां है, यहां है, तो जो सर्कुलर मोशन है उसमें वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होती है, चाहे स्पीड में यूनिफॉर्म रख दूं। अब ये बात याद रखना, देखो यहां पे मैंने v स्पीड से चलाया, यहां पे v स्पीड से, v स्पीड से, मतलब आप जिस पत्थर को घुमा रहे हो वो एक ही स्पीड से घूम रहा है। मान लो 10 मीटर पर सेकंड उस पत्थर की वेलोसिटी है टेंजेंशियल डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन अगर स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकंड है तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? तो आप बोलोगे नहीं सर, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। इस सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पे उस पत्थर की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, क्योंकि वेक्टर है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से फर्क पड़ता है। ये बात अपने को समझ में आती है। अब dx, x कितना हो जाएगा, अगर इसने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx लिया है तो dx को मैं लिख सकता हूं r d थीटा। अगर ये डेल्टा थीटा बहुत छोटा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, r d थीटा, ठीक है। तो r d थीटा बाई dt हो जाएगा। रेडियस तो कांस्टेंट है, x की जगह मैंने r d थीटा लिखा, ठीक है। अब देखो x तो क्या है, कांस्टेंट है, x जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और ये सॉरी ये रेडियस जो है वो कांस्टेंट है। चेंज क्या हुआ है, ये चीज चेंज हुई है, थीटा चेंज हुआ है, थीटा चेंज हुआ है तो डी थीटा अपॉन डी टी आ गया। अब ये डी थीटा अपॉन डी टी है, ये क्या है, थीटा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ चेंज, देखो डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ चेंज होता है वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ चेंज क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल सिंपल बात है। तो v इज इक्वल्स टू यहां से हम लिखते हैं r ओमेगा। क्लियर है ये बात, ठीक है, ओके। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा की जो डायरेक्शन होती है, ओमेगा एक रेडियल वेक्टर है, वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन कहां होगी, बाहर की तरफ। ऐसे घूम रहा है ना पार्टिकल, ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन कहां होगी, बाहर की तरफ। ओमेगा एक रेडियल वेक्टर है, ये चीज भी नोट करनी है, ओमेगा इज अ रेडियल वेक्टर और इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा राइट हैंड थंब रूल की से निकालते हैं। ऐसे घूम रहा होता पार्टिकल तो ओमेगा होता अंदर, ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा है बाहर, ठीक है। और ये जो है एंगुलर वेक्टर सारे रेडियल होते हैं, ये जो डेल्टा थीटा ये भी रेडियल है, इसकी डायरेक्शन कहां है, इसकी भी बाहर की तरफ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है। वेलोसिटी का काम सॉर्टेड है और अपना जो डिस्प्लेसमेंट है उसका काम सॉर्टेड है। अब आगे बढ़ते हैं और चीजें फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन की जब मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा भाई एक्सेलरेशन क्या हो सकता है यहां पे। तो सर्कुलर में जब हम आते हैं तो बच्चों को याद करवाते हैं कि भाई दो एक्सेलरेशन होते हैं किसी भी पार्टिकल के पास में। एक्सेलरेशन कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है AC जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल, और एक होता है AT जिसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये कौन सा है, ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये कौन सा है, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब जैसा कि इनका नाम से ही
क्लेरिफाई हो रहा है कि ये वाला एक्सेलरेशन कब आएगा, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। टेंजेंशियल का मतलब क्या है कि टेंजेंट के अलोंग जब वेलोसिटी चल रही है तो उसका मैग्नीट्यूड जब चेंज होगा तो ये वाला आएगा, और ये वाला एक्सेलरेशन कब सीन में आएगा, ये वाला एक्सेलरेशन हर एक टाइम पे सर्कुलर मोशन में मौजूद रहेगा। इसको स्टार करके लिखेंगे कि ये वाला जो एक्सेलरेशन है, ये वाला एक्सेलरेशन हर टाइम पे मौजूद रहेगा सर्कुलर मोशन में। अगर एसी नहीं है तो फिर क्या नहीं है, सर्कुलर नहीं है। एसी घर वाला एसी नहीं, वो वाला एसी नहीं है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं है। ये दोनों भाई भाई ये साथ साथ में चलेंगे, ठीक है। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैं बात करूं तो ये हमेशा सर्कुलर मोशन में मौजूद रहेगा, और इसका क्या काम है, क्यों रहेगा, वो चीज मैं आपको बता देता हूं कि कैसे ये वर्क करेगा, ठीक है। तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, इसको हम एक और एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल क्योंकि मैंने नाम बोल दिया तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर और अलोंग द रेडियस रहेगी। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे बात करूं तो हमेशा रहेगा इस डायरेक्शन में, मतलब कि टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ और रेडियस के अलोंग, हर एक पॉइंट पे। इस पॉइंट पे बात करूं तो टुवर्ड्स द सेंटर और अलोंग द रेडियस, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसकी वैल्यूज वगैरह क्या होती है वो सब मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। पहले ये चीजें समझो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका होना जरूरी है किसी भी सर्कुलर मोशन के होने के लिए, ये नहीं तो सर्कुलर मोशन नहीं। एक्चुअल में यही वो एक्सेलरेशन है। देखो ये पार्टिकल अगर ऐसे घूमा, ठीक है, मान के चलो ये पार्टिकल अगर ऐसे घूमा, तो घूमा क्यों, पहले मुझे ये बताओ भाई। मैंने इसको यहां पे वेलोसिटी दी तो ये पार्टिकल यूं क्यों नहीं गया सीधा, ये घूम क्यों गया है, ये चीज समझने वाली है। जिसको ये चीज समझ में आ गई उसके लिए सर्कुलर मोशन कुछ नहीं है, फिर तो बेसिक न्यूमेरिकल है, बेसिक सवाल है। अगर मैंने इसको इधर वेलोसिटी दी तो ये पार्टिकल ऐसे क्यों नहीं चला गया सीधा, भाई ये इसने सर्कुलर मोशन ही क्यों किया है, उसका रीजन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर की डायरेक्शन में था, वेलोसिटी इधर की डायरेक्शन में थी, जिसकी वजह से इसका नेट एक्सेलरेशन जो आया वो इधर आया, तो ये पार्टिकल थोड़ा इधर मुड़ा। सिमिलरली जब यहां वेलोसिटी थी, यहां सेंट्रीपिटल था, तो नेट आया कहीं बीच में, तो यहां मुड़ा। तो इसी तरह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ने इस पूरे पार्टिकल को ऐसे 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 ब्रेक डांस करवाया आराम से, और घुमा दिया है एक सर्कल में। समझ में आ गई बात, कहां घुमा दिया है, एक सर्कल में घुमा दिया है। ये रीजन होता है किसी भी पार्टिकल के सर्कल में घूमने का। भाई क्लियर सी बात है, अगर मैं किसी पार्टिकल को ऐसे फेंक रहा हूं तो वो घूमेगा क्यों, वो ऐसे जा क्यों नहीं रहा है, क्योंकि एक फोर्स है जो उसको खींच रहा है सेंटर की तरफ और मजबूर कर रहा है उसको एक सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए। वो हमेशा होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चाहे वेलोसिटी आप कांस्टेंट ही रख दो, वेलोसिटी नहीं सॉरी स्पीड, वेलोसिटी तो कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं, क्योंकि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन तो बदल ही रही है। मैग्नीट्यूड आप कांस्टेंट रख सकते हो वेलोसिटी का, अगर ये चाहो तो आप 10 मीटर पर सेकंड रखो, 20 मीटर पर सेकंड रखो, 2 मीटर पर सेकंड रखो, चाहे तो 0.0005 मीटर पर सेकंड रखो, जो मर्जी वो रखो, लेकिन वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आप इस केस में स्पीड ही कांस्टेंट कर सकते हैं। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो आता है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से। यानी कि at जो होगा उसको मैं लिखूंगा d/dt इंटू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन करना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड में जब भी चेंज आएगा, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड, स्पीड में जब भी चेंज आएगा, इस केस में मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम ही होती है, ठीक है, वो वहां पे कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। ये तो रहेगा तब भी, रेडियल तो तब भी रहेगा, सेंट्रीपिटल तो तब भी रहेगा। ये कब आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। कैसे, अगर मान लो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है 5 और इस पे है 10, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया ना, मैग्नीट्यूड चेंज। सेंट्रीपिटल तो हमेशा रहेगा क्योंकि वो तो घुमाने का काम कर रहा है, घुमाने का काम कौन कर रहा है, इसको सेंट्रीपिटल। अब वो किस रेडियस में घूमेगा उसकी जिम्मेदारी है इस स्पीड के मैग्नीट्यूड की। अगर ये वेलोसिटी से मतलब इसकी स्पीड सेम है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल घूम रहा है, तो ये रेडियस भी रहेगी सेम। अगर स्पीड ज्यादा हो गई तो ये रेडियस कहां हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। क्लियर सी बात है, अज्यूम करके देखो, अगर ये पार्टिकल तेज जाएगा तो भाई ये वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा और सर्कल थोड़ा बड़ा हो जाता। क्लियर बात है, रेडियस थोड़ी सी आपको बड़ी दिखाई देती। क्लियर, तो जब भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो अपने पास में आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर यहां 5 है, यहां 10 है,
ठीक है, यहां 5 है, यहां 10 है, 1 सेकंड में चेंज हुई वेलोसिटी 5 से 10, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो पूछा जाए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो आप बोलोगे भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना चेंज हुआ? 5 से 10 हुआ, इसका मतलब 5 चेंज हुआ, कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो 5/1 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड में जब भी चेंज आएगा तो क्या आएगा अपने पास में? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल कब आएगा? सेंट्रीपिटल आएगा हमेशा, बस ये याद रखना है, सेंट्रीपिटल हमेशा है, और टेंजेंशियल सिर्फ तभी आएगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो ये जो खिचड़ी बनाई है ये अगर आप हजम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छी तरह से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है और क्या होती है क्वांटिटीज। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं v²/r, ठीक है। अब v की वैल्यू मैंने पिछले पेज पे देखो क्या लिखी थी, v की वैल्यू लिखी थी r ओमेगा, और v हमेशा r के परपेंडिकुलर, ये भी चीज याद रखनी है, ये v जो है हमेशा परपेंडिकुलर r के। छोटी छोटी डिटेल्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो v = r ओमेगा है, तो मैंने भाई लिख दिया r ओमेगा। r ओमेगा लिखता हूं तो ये हो जाएगा r² ओमेगा स्क्वायर, और डिवाइड कर दूंगा r से, ये ना v की जगह r² ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, r से डिवाइड, r से r कैंसिल आउट होगा तो बनेगा ओमेगा² r। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू अगर v दिया हुआ है तो v²/r लिखेंगे, ओमेगा दिया हुआ है तो ओमेगा² r रखेंगे। ये बात क्लियर है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होगी भाई? टेंजेंशियल की तो मैंने आपको बताई दी, d/dt इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v, ठीक है, ओके। अब कुछ बात कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट कि कहां ये यूज हो रहे हैं और क्या इनका सिग्निफिकेंस है, राइट। मान लो भाई ये अपन ने एक बना दिया है छोटा सा सर्कल, है ना, सर्कल बहुत जबरदस्त बना रहा हूं आजकल मैं। अब अगर ये सर्कल बन रहा है तो देखते हैं भाई किसी टाइम पे पार्टिकल यहां है, मान लेते हैं हम, ठीक है, ऐसे घूम रहा है पार्टिकल, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी इसकी? इस डायरेक्शन में। ये बात से तो आप एग्री करते हो। अब मैं मान रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी बड़ी है इस डायरेक्शन में, मतलब कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट में यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी बड़ी है इस डायरेक्शन में, बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आएगा। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का इंक्रीज किया है, यहां से 5 से 10 हो गया, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में। और सेंट्रीपिटल हमेशा होगा इस डायरेक्शन में, ये AT हो गया और ये AC हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो कहीं बीच में आएगा, 90 डिग्री पे दो वेक्टर है, बीच में कहीं नेट आएगा, और ये एंगल मैं मान लेता हूं हो गया अल्फा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं tan अल्फा जो होगा हमेशा वो किसके बराबर होगा? देखो अब यहां से वेक्टर रूल लगाते हैं, ये वेक्टर इसके बराबर और ये वेक्टर इसके बराबर। tan अल्फा लिखना चाहूंगा तो tan क्या होता है? हाँ, ये वाली सामने वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ, ठीक है। तो सामने वाली लेंथ किसके बराबर है? AC के बराबर है, और इधर वाली लेंथ AT के बराबर है, तो AC वेक्टर अपॉन AT वेक्टर, ये बात भी सही है। तो tan अल्फा जो होगा यानी कि जो रिजल्टेंट का एंगल होगा ये है ए नेट लिख देता हूं, चलो इसको, ये ए नेट है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का जो एंगल होगा टेंजेंशियल के साथ में वो होगा tan अल्फा = AC/AT। क्लियर है? यानी कि अल्फा जो होगा वो हो जाएगा सिंपली tan इनवर्स AC/AT। क्लियर है ये बात? ओके, चलो भाई ये हो गया अपने पास में इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज थे, जो भी चीजें थी मैंने डिस्कस करनी। ये बेसिक पे चल रहा है, आगे तो हमें देखो क्या पढ़ना है, बैंकिंग ऑफ रोड्स, है ना, और क्यों रोड्स को ऐसे थोड़ा टेढ़ा बनाया जाता है, अगर किसी सर्कुलर ट्रैक में रोलर कोस्टर में हम ट्रैवल करते हैं तो कैसे करते हैं उसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जहां से सवाल मेंस में पूछे जाते हैं और एडवांस में तो पक्का सवाल पूछा जाता है उस टॉपिक से। क्लियर? तो ये बेसिक चीजें थी, आपको बता दी मैंने। अब आ जाते हैं थोड़े से सवाल पे। अब सवाल में क्या है? ओमेगा दे रखा इतना, आर दे रखा इतना, फाइंड टाइम व्हेन AT मेक्स 37 डिग्री विद A नेट, कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो A नेट के साथ कितना एक्सेलरेशन एंगल बना रहा है 37। तो देखो कैसे करेंगे भाई, मुझे tan अल्फा जो था, मतलब कि मैं मान लेता हूं ये सर्कल किया, पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन किया और पार्टिकल यहां पे था, तो टेंजेंशियल ये रहा और सेंट्रीपिटल ये रहा हमेशा सेंटर की तरफ, ठीक है। और जो आएगा अपना A नेट वो यहां आएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि A नेट जो है AT के साथ में 37 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब कि ये एंगल
37 है, तो मैं यहां से लिखना चाहूं तो लिखूंगा भाई tan 37 इज इक्वल्स टू ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ है AC के बराबर, तो AC अपॉन 80 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मुझे सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है और 37 डिग्री tan के बराबर कर देना है। तो अब यहां से चालू करते हैं कि AC और AT होंगे क्या। AC क्या होता है, देखो AC होता है अपने पास में ओमेगा स्क्वायर R। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया 4t स्क्वायर इंटू ये आ गया 2। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर R होता है, ये होगा 8t स्क्वायर, किसकी वैल्यू है AC की, पहले तो ये रखो। ठीक है, अब उसके बाद मुझे लिखना है AT। AT क्या होता है, AT होता है dv/dt, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दो वो हो जाएगा, और ये मैग्नीट्यूड ही दिखा रहा हूं मैं मॉड में रख के। ठीक है, अब v क्या होता है, v इज इक्वल्स टू होता है r ओमेगा, तो r की वैल्यू क्या है 2 है, ओमेगा की वैल्यू है 2t, तो v आ गया 4t। ठीक है, यह आ गया v की वैल्यू 4t। 4t का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो a टेंजेंशियल आ गया 4 और AC आ गया 8t स्क्वायर, तो रख दो भाई 8t स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, 4 से कितने टाइम कैंसिल हो गया, 2 टाइम कैंसिल हो गया। tan 37 की वैल्यू क्या होती है, tan 37 की वैल्यू देखो ये होता है अपने पास में 37 डिग्री का एंगल। ठीक है, और ये होता है 3 4 5 ऐसा ही होता है, तो tan 37 निकालना चाहूं 3/4 आ जाएगा, तो 3/4 बराबर होगा 2t स्क्वायर के, और यहां से t की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी t स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3/8 और t की वैल्यू आ जाएगी, दिस इंप्लाइज √3/8 सेकेंड। इस टाइम पे जो नेट एक्सेलरेशन होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा उन दोनों के बीच का एंगल होगा 37 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है काफी, और बेसिक है, जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं उससे बाहर तो कुछ नहीं है, तो इस तरह की चीजें भी आपको आनी चाहिए। अब एक थोड़ा सा मैं स्टेप अप जा रहा हूं। अब क्यों जा रहा हूं, क्योंकि जाना चाहिए चीजों को समझने के लिए। ये एक रस्सी है, और ये रस्सी जो है ये इस तरह से है, यहां से पहले यहां थी। ठीक है, ये इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे समझो, ऐसे ये रस्सी है पूरी बड़ी। ठीक है, अब मैं ऐसे इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा हूं, मतलब कि ऐसे घुमा रहा हूं, तो देखो ऐसे ही घूम रही है रस्सी, किसी टाइम पे यहां है, किसी टाइम पे यहां, किसी टाइम पे यहां, ऐसे 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 रस्सी घूम रही है। अगर रस्सी ऐसे घूम रही है तो किसी टाइम पे वो अपनी ऐसे इनिशियल पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगल पर है, तो वेलोसिटी स्पीड बताओ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे स्पीड पूछी हुई है कौन सी होगी। ठीक है, तो देखो अब कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहली बात कि किसी भी पार्टिकल के घूमने के लिए क्या जरूरी है, सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या जरूरी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या जरूरी है, फिर से बोल रहा हूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किसी भी पार्टिकल के सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या जरूरी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिमाग में डाल लो ये बात। अब वो कैसे मिलेगा ये अलग बात है, कभी फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा, कभी टेंशन देगी, कभी कोई और देगा और कभी कोई और देगा, वो हमें डिपेंड करेगा जो भी सिस्टम दिया हुआ है उसकी अवेलेबिलिटी पे। अब अगर यहां पे टेंशन T है, ठीक है, तो इस T के कंपोनेंट कर सकता हूं मैं, ये पहला एंगल, ये वाला कौन कंपोनेंट आएगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो भाई ये आ गया T cos थीटा, और ये एंगल की यहां पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, T sin थीटा। ठीक है, sin थीटा आएगा, ओके, और नीचे आ जाएगा mg, अगर इसका मास m है तो नीचे आ जाएगा mg। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है भाई? इतनी बात तो अगर आपको समझ में आ रही है तो फिर इसमें सवाल में कुछ नहीं करना है। अब एक्चुअल में मुझे स्पीड पूछी हुई है इस वाले पॉइंट पे, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, देखो जब थीटा एंगल बना रहा है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये t cos थीटा और mg है बराबर। t cos थीटा जो है किसके बराबर है, mg के बराबर है। अब बराबर क्यों है ये मैं बता देता हूं। बराबर इसलिए है क्योंकि पार्टिकल ऊपर नीचे थोड़ी नजर आ रहा, वो तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, अब अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कौन दे रहा है, टी साइन थीटा वाला फोर्स दे रहा है। क्लियर सी बात है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर और अलोंग द रेडियस होता है, तो क्या ये हमेशा ऐसे ही होगा, टुवर्ड्स द सेंटर और अलोंग द रेडियस, है ना। तो यहां पे ये वाला कंपोनेंट है, ये इसको क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है। इसका मतलब ये टी साइन थीटा क्या है, ये तो एक फोर्स है। तो मैं अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दूं इस पार्टिकल के, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि m टाइम्स AC, वो कौन दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, ये टी साइन थीटा।
तो टी साइन थीटा, तो मैं टी साइन थीटा लिख रहा हूं। ये टी साइन थीटा ही रीजन है कि ये पार्टिकल घूम पा रहा है इस सर्कल में। अब ये जरूरी नहीं है कि हर टाइम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक रस्सी देगी, वो कुछ भी दे सकता है। यहां पे रस्सी की टेंशन का कंपोनेंट दे रहा है, कभी फ्रिक्शन देगा, कभी कोई और देगा, वो चीज आपको क्लियर होगी सवालों के साथ साथ। तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए सी आ गया। तो टी साइन थीटा की जगह मैं एक और चीज लिख सकता हूं, वो क्या होगी, एम टाइम्स वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर क्यों लिखा भाई साहब, ये जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर। अब चाहे तो आप इनको क्या कर सकते हो, सीधा सीधा इनको कर सकते हो डिवाइड। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं 2 को, तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा। चलो मैं लिख देता हूं, t साइन थीटा अपॉन t कॉस थीटा आ जाएगा इधर, और इधर बचेगा अपने पास में एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, डिवाइडेड बाय एम जी। ठीक है, तो एम जी आ गया। ठीक है, अब यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, t से t, m से m, साइन थीटा अपॉन टेन कॉस थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा, तो ये हो गया टेन थीटा, और इधर बच गया आर जी। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर जी टेन थीटा। ठीक है, और अगर वी स्क्वायर की वैल्यू आर जी टेन थीटा है तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो जब कोई आर रेडियस में घूमता हुआ पार्टिकल थीटा एंगल बनाता है अपनी किसी भी एक गिवन पोजीशन के साथ में, तो उसकी स्पीड कितनी होती है, आर जी टेन थीटा का अंडर रूट। ये चीजें रटने की नहीं है, बेसिक है भाई, एक लाइन में सवाल हो गया है। मैंने क्या किया है, बस को ये फोर्सेस को ही तो डिवाइड किया आपस में, हो गया काम। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई हैं। अगर समझ में आई हैं और ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। आगे आने वाले लेक्चर में और भी अच्छी चीजों का एनालिसिस करेंगे, बेसिक से चलेंगे, अच्छी अच्छी चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझते हुए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करें, और इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आपको इसी क्वालिटी का कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।